नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में बात करेंगे छठे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की चल रही तैयारियों पर। बताएंगे क्या है डमरू से प्रेरित भारतीय शोधकर्ताओं की ध्वनि प्रसार नियंत्रण तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। IISF 2020 आयोजन की तैयारियां जोरों पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान से जुड़े देश के विभिन्न संस्थानों में चल रहे हैं कर्टन रेजर कार्यक्रम। 2 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए भोपाल गैस त्रासदी की यादगार के तौर पर शुरू किया गया था कार्यक्रम। डमरू के सिद्धांत पर ध्वनि प्रसार नियंत्रण प्रणाली तैयार। स्टेल्थ तकनीक, सुपर लूप वाहन और चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है भारतीय शोधकर्ताओं की ये खोज। और भूकंप विज्ञान का अग्रणी संस्थान ISR गांधीनगर ज्ञान विज्ञान के साइंस टूर में आज करेंगे गुजरात सरकार के भूकंपीय अनुसंधान संस्थान का दौरा। इस बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे छठे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें, भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा समन्वयित यह अनूठा कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होने जा रहा है। महोत्सव की तैयारियों के तौर पर CSIR और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान पूरे देश में घोषणा कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। IISF 2020 के कर्टन रेजर आयोजनों पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अपने छोटे से सफर में ही दुनिया का सबसे व्यापक विज्ञान महोत्सव बनता जा रहा है। भारतीय विज्ञान के गौरव को देश और दुनिया के सामने लाने के इस प्रयास का ये छठा साल है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किए जा रहे IISF 2020 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा अलग अलग जगहों पर ऑनलाइन कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि प्रतिभागियों से लेकर आम दर्शकों तक विज्ञान के इस महापर्व की जानकारी को पहुंचाया जा सके। हाल ही में CSIR की जोरहाट स्थित उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान ने IISF 2020 का कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया। ऑनलाइन हुए इस कार्यक्रम का संचालन नीस्ट के निदेशक डॉक्टर G नरहरि शास्त्री ने किया, जिसमें अन्य वैज्ञानिकों सहित CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर C मांडे भी शामिल रहे। कार्यक्रम में नीस्ट द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को IISF कार्यक्रमों में शामिल करने पर चर्चा हुई। IISF के दौरान इन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन से उत्तर पूर्व में हुए विकास से लोग परिचित होंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद IISF 2020 का समन्वय कर रहा है, इसलिए CSIR के लगभग सभी संस्थान आयोजन में सहयोगी हैं। इससे पहले CSIR के विभिन्न संस्थान लगातार घोषणा कार्यक्रमों का आयोजन कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, जिनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित अन्य संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। 2020 is a pandemic year. We are all striving hard to overcome it. I am sure we will overcome it very soon. Our scientists are working hard day in and day out. IISF 2020, being organized in virtual platform, will help in connecting to the science-loving people from the remotest corner of the country in a single click, thereby increasing the digital footprint. साइंस के सबसे बड़े मेले में CSIR का एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्प्री भोपाल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पियों की प्रदर्शनी आयोजित करेगा। एम्प्री द्वारा आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम में कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां दी गईं। वहीं CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने समारोह पूर्व गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें नगरीय ठोस कचरे, वायु और जल शोधन, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, स्मार्ट ग्रिड, मिनी ग्रिड और कृषि मशीनी, एम्पीफिशिएंट रोबोट से लेकर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान शामिल थे।
इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे भी शामिल हुए। इस वर्ष ये महोत्सव विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2020 को संपन्न होगा। इन दोनों का यही नजरिया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदूषण जागरूकता से जुड़ी स्कूल स्तर प्रतियोगिताओं सहित देश भर में संबंधित संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही ये कार्यक्रम प्रदूषण से जुड़े दिशा निर्देशों के आकलन और नियोजन का मंच भी बन गया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार ये दिवस और प्रासंगिक हो गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर हमारी खास रिपोर्ट। खंडहर बन चुका भोपाल का यूनियन कार्बाइड कारखाना आज भी 1984 की उस काली रात की गवाही देता नजर आता है। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात इसी कारखाने की चिमनियों से निकली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने चंद घंटों में हजारों लोगों की जान ले ली और आज भी इस जहर का असर भोपाल की आबो हवा में देखा जा सकता है। इसी घटना से सबक लेते हुए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की शुरुआत की गई थी, जो अब देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते और भी प्रासंगिक हो जाता है। आमजन को जल, वायु, मृदा और ध्वनि जैसे प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को सतर्क करने का एक माध्यम है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस समारोह बताता है कि हमने वायु प्रदूषण को एक बड़ी समस्या के रूप में मान्यता दी है। सिर्फ स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि वास्तव में आज के अध्ययनों के अनुसार ये भारत में सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों द्वारा हम अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण को पहचान कर उसके स्तर को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में खासकर वायु और जल प्रदूषण के मामले साफ नजर आने लगे हैं। सर्दियां शुरू होते ही हर तरफ फैली धुंध, कोहरा हर तरह से जनजीवन को प्रभावित करने लगता है, जिसकी वजह औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं और पराली जलाना आदि है। वहीं शहरी कचरे और औद्योगिक अपशिष्ट ने जल स्रोतों को बुरी तरह प्रभावित किया है। नतीजा, कम उम्र में ही हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2020 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2019 में इस तरह के रोगों से हर आयु वर्ग में 10.5 लाख से ज्यादा वार्षिक मौतें हुई हैं और माना जा रहा है कि इस वक्त सर्दियों में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर ने कोरोना महामारी की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। प्रदूषण का मृत्यु दर और रुग्णता दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और खासकर कई बीमारियां वायु प्रदूषण से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए COPD रोग, फेफड़ों के कैंसर, स्ट्रोक, हृदय रोग, मधुमेह और श्वसन संक्रमण। इसलिए मुझे लगता है कि हमें वास्तव में गंभीरता से अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यानी अब हमें वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य समस्या के तौर पर समझना चाहिए, एज ए हेल्थ प्रॉब्लम। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई नियम तय किए गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनको पूरी तरह लागू करने के लिए जरूरत है कि सामाजिक भागीदारी हो। लोग प्रदूषण से हो रहे नुकसानों के प्रति जागरूक रहें। प्रदूषण नियंत्रण दिशा निर्देशों और कानूनों के महत्व को समझें, ताकि भोपाल जैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति ना हो। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नीति निर्माताओं और लोगों के बीच ऐसे ही एक पुल का काम कर रहा है, जिससे लोगों को जोड़कर प्रदूषण कम से कम किया जा सके।
ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ज्ञान विज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अपने डमरू की आवाज से सृष्टि का निर्माण और नियंत्रण किया था। यही सिद्धांत अब वैज्ञानिकों की खोज का आधार बन गया है। भारतीय शोधकर्ताओं ने डमरू जैसी आकृति की ही एक प्रणाली विकसित की है जो ध्वनि तरंग प्रसार को नियंत्रित कर सकती है। ये खोज स्टेल्थ तकनीक और सुपर लूप वाहनों के संचालन के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी एक नया आयाम खोल सकती है। IIT कानपुर द्वारा विकसित इस प्रणाली पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हाल ही में IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने डमरू के सिद्धांत पर एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो ध्वनि तरंग प्रसार को नियंत्रित कर सकती है। संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य ने अपने PhD छात्र विवेक गुप्ता और स्वांसी विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के प्रोफेसर सौंदीपन अधिकारी के साथ मिलकर ये अभिनव खोज की है। शोधकर्ताओं ने फोनोनिन मटेरियल्स की मदद से मधुमक्खी के छत्ते जैसी जाली और अन्य आवरग्लास मेटा स्ट्रक्चर विकसित कर उन्हें डमरू जैसे आकार में ढाला है। ये संरचनाएं परीक्षण के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक वेव या सुपरसोनिक ध्वनि को अवशोषित और नियंत्रित करने में कामयाब रहीं। असल में ये एक आवर ग्लास स्ट्रक्चर है और ये आवर ग्लास स्ट्रक्चर कोई साधारण आवर ग्लास सिस्टम नहीं है। इसका अंदर बना हुआ है अपना जो माइक्रो स्ट्रक्चरिंग छोटा छोटा स्ट्रक्चर इसको अंदर बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर 2 तरीका का हो सकता। एक तरीका का माइक्रो स्ट्रक्चर है जो हनीकॉम्ब स्टाइल का है, जैसा इसमें है जो मधुमक्खी ने बनाता है, आपने देखा होगा मधुमक्खी का इसमें हनीकॉम्ब स्टाइल का। और दूसरा है जो रिवर्स हनीकॉम्ब, वो देखने में कुछ ऐसी लगता है। ये एक सिस्टम, एक इंडिविजुअल सिस्टम है। तो ऐसे कई सारे सिस्टम अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एक आवर ग्लास का साथ दूसरे आवर ग्लास जुड़ा हुआ है और अभी ये सिस्टम अगर कोई इससे कोई वेव पास कर रहा है तो ये सिस्टम में वो क्षमता है कि वो वेव को कंट्रोल कर सकेगा और कुछ वेव को वो पास करने देगा और कुछ वेव को वो बिल्कुल उसी ही जगह में खत्म कर देगा। ये खोज रक्षा क्षेत्र में स्टेल्थ यानी दुश्मन रडारों के लिए अदृश्य हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी निर्माण जैसे अनुप्रयोगों में काफी सहायक हो सकती है। इस तकनीक से भविष्य की सुपर लूप या हाइपर लूप बुलेट ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को रोकने में मदद मिलेगी। अभी भी वाहनों की रफ्तार से उत्पन्न कंपन से निर्माण संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है।
ये तकनीक इस फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर पुलों या ट्रैक के आसपास के भवनों को सुरक्षित रख सकती है। इसके अलावा ये प्रणाली चिकित्सा क्षेत्र में शरीर के छोटे से छोटे ट्यूमर को खोजने में भी कारगर हो सकती है। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम वो स्टील टेक्नोलॉजी दे सकता है सबमरीन में कि जब वो आता है कोई रडार प्रोबिंग सिस्टम, तो वो रडार को जो वो वेव को पास नहीं करने देगा सबमरीन तक, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा हमारा देश में अभी हाई स्पीड ट्रेन का बात चल रहा है, हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, हाइपर लूप ट्रेन्स। इस सारे ट्रेन के लिए जो है कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी को खत्म करने का, हाई फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करने का बहुत ही आवश्यकता है। और ये करने के लिए इस तरीका का सिस्टम चाहिए जिसको हम कभी भी किसी भी एंगल में इसको कंट्रोल कर सकेंगे और उसी से हम वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम उसी पे लोकली कैप्चर कर पाएंगे। आईआईटी कानपुर ने ये शोध भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्पार्क परियोजना के तहत किया है, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। भारतीय शोधकर्ताओं का ये बहुउपयोगी नवाचार रक्षा से लेकर चिकित्सा क्षेत्र तक अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा और भारत इन क्षेत्रों में भी और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेगा। राष्ट्र निर्माण और संसाधन विकास में देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों की अहम भूमिका रही है। इन्हीं शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों के चलते आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की जा सकती है। ऐसा ही एक संस्थान है ISR गांधीनगर। गुजरात सरकार के इस भूकंपीय अनुसंधान संस्थान में भूकंप जोखिम का पता लगाने से लेकर नवीन तकनीकी विकास के लिए इस तरह के अनुसंधान किए जा रहे हैं। साइंस टूर में आज हम आपको इसी संस्थान का दौरा करा रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान ISR राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित ये संस्थान देश के ऐसे संस्थानों में से एक है जहां भूकंप से संबंधित हर तरह का अध्ययन और शोध करने की सुविधाएं एक जगह पर उपलब्ध हैं। 2001 में आए भुज भूकंप के बाद राज्य सरकार ने 2003 में इस संस्थान की नींव डाली थी और 2006 में ISR ने काम करना शुरू किया, जिसे 2 साल बाद इस नए परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। संस्थान ने स्थापना के बाद से अपनी सुविधाओं में अभूतपूर्व प्रगति की है। यहाँ एक ही जगह पर भूभौतिकीय, भूगर्भीय, भूतकनीकी और भूकंप अनुसंधान किए जा रहे हैं। राज्य भर में मौजूद भूकंप वेधशालाओं द्वारा संस्थान के सीस्मिक डेटा एनालिसिस सेंटर से 24 घंटे भूगर्भीय हलचल पर नजर रखी जाती है और भूकंप आने पर तुरंत संबंधित एजेंसियों और आम जन तक इसकी सूचना पहुंचाई जाती है। ये डेटा भूकंपीय शोध के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ये एक्चुअली हमारे पास एक ऑटोमेटिक लोकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें लगभग 200 सिस्मिक स्टेशन जो ग्लोबल में फ्रीली अवेलेबल डाटा है वो डाटा हमारे पास यहाँ आता है। उसका और हमारे यहाँ जो हमारे अपने स्टेशन है उन सब का डाटा मिला के इसका ऑटोमेटिक एनालिसिस होता है और ऑटोमेटिक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर अर्थक्वेक की लोकेशन और मैग्नीट्यूड के बारे में बता देता है। ये सब कार्य 2 से 3 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये सब ऑटोमेटिक है, इसमें कई बार त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो इस इन्फॉर्मेशन को बाद में हमारे यहाँ एक सिस्मोलॉजिस्ट जो रहते हैं, जो ड्यूटी पे रहते हैं, वो उसका दोबारा से री एनालिसिस करते हैं। गुजरात भूकंप को लेकर अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ISR की भूतकनीकी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक और शोधकर्ता भुज जैसे इलाकों की मिट्टी और चट्टानों के नमूनों का परीक्षण कर भूकंप के दौरान भू संरचना में आए परिवर्तनों तथा नुकसान के अन्य कारणों का पता लगाते हैं। इन अध्ययनों के लिए अत्याधुनिक मशीनों की सुविधा उपलब्ध है। भूभौतिकीय प्रयोगशाला के अंतर्गत अन्य शोध सुविधाओं के साथ कई तरह की फील्ड सर्वेक्षण प्रणालियां संस्थान के पास मौजूद हैं, जिनके द्वारा माइक्रोजोनेशन और अन्य मृदा परीक्षण किए जाते हैं। इनमें मासवा परीक्षण, माइक्रो ट्रेमर सर्वेक्षण,
मैग्नो इलेक्ट्रिक सर्वेक्षण जैसी तकनीक शामिल है। इन परीक्षणों के द्वारा ही संस्थान शहरी विकास, महत्वपूर्ण संरचना और भवन निर्माण तकनीक को विकसित करने में संबंधित विभागों की सहायता कर रहा है। अब कमर्शियल रूप से भी निजी कंपनियों को भूकंपीय जोखिम आकलन और माइक्रोजोनेशन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजिकल रिसर्च भूकंपीय अनुसंधान संस्थान में विभिन्न समूह हैं। जैसे एक है वाणिज्यिक अनुसंधान और विकास समूह, जहां हम भूकंप जोखिम आकलन, विशेष इमारतों के लिए भूकंप प्रतिरोधी मापदंडों जैसी वास्तविक समस्याओं के समाधान प्रदान कर रहे हैं। स्पेशल बिल्डिंग्स और हमने अब व्यावसायिक आधार पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके लिए भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक, भूतकनीकी और भूकंपीय विज्ञान सभी 4 क्षेत्रों की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। वी आर स्टडीइंग अंडर वन रूफ। भूकंपीय जोखिम आकलन और सर्वेक्षण के साथ संस्थान भू संरचना और सामयिक परिवर्तन पर भी काम कर रहा है। इसमें भू रासायनिक अध्ययनों के तहत संस्थान की एक्सरे फ्लोरोसेंस प्रयोगशाला में पैलियोसीस्मोलॉजी, पैलियो सुनामी, जलवायु परिवर्तन, महासागरीय जलस्तर आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा भविष्य के जोखिमों की पहचान की जा सकती है। भूविज्ञान में जब आप भूकंपों पर काम करते हैं तो पिछले भूकंपों को देखना चाहते हैं। तब आप सुनामी, समुद्र स्तर की घटनाओं और भूकंप द्वारा निर्मित एक तरह के संकेत देखते हैं। इसीलिए जब भूकंप को एक प्रक्रिया के रूप में समझना होता है, तब यह भी समझने की आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में भूकंप का सटीक संकेत कौन सा है। इसके लिए हमारा विभाग ज्यादातर गुजरात क्षेत्र के पेलियो सुनामी संकेतों, समुद्र स्तर और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान पर काम करता है। ISR के पास ऑप्टिकल सिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस प्रयोगशाला भी है, जहां भूवैज्ञानिक सेडिमेंट्स का परीक्षण कर उसकी उम्र का पता लगाते हैं। इससे भू संरचना निर्माण और उनमें आए परिवर्तनों सहित पूर्व घटनाओं की पुष्टि की जा सकती है। इसमें हम जो है सेडिमेंट्स की उम्र का पता करते हैं। सेडिमेंट्स कब डिपॉजिट हुआ या कब वो किस कंडीशन में आकर के डिपॉजिट हुआ, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में, उसका हम लोग पता करते हैं। सूरज की जो लाइट होती है, फोटॉन्स होते हैं, वो किसी भी क्रिस्टल के अंदर जाते हैं, क्रिस्टल को चार्ज करते हैं। उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं, उस फोटॉन्स को बाद में रीजनरेट करते हैं, थर्मली ऑप्टिकली रीजनरेट करके उसको वापस निकालते हैं। तो हमको पता चलता है लास्ट सन एक्सपोजर टाइम। भूकंपीय अनुसंधान संस्थान अपनी स्थापना के बाद से अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रहा है और इस बीच कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। ये अपनी तरह का इकलौता संस्थान है जो भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराकर मजबूत राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहा है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटते हैं। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 2 दिसंबर को इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए 6 वैज्ञानिकों को इन्फोसिस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। विज्ञान की 6 श्रेणियों में चुने गए विजेताओं को वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार दिए गए। साल 2020 के विजेताओं में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन, मानविकी के क्षेत्र में सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कोलकाता की डॉक्टर प्राची देशपांडे, जीव विज्ञान के क्षेत्र में
सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के डॉक्टर रंजन शंकर नारायणन, गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सौरभ चटर्जी, शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर अरिंदम घोष और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राज चेट्टी के नाम शामिल हैं। आपको बता दें, इन्फोसिस द्वारा शुरू किए गए इन पुरस्कारों में विजेताओं को एक शुद्ध स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और $1 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। हाल ही में भारत और पुर्तगाल के बीच 26वें DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन आयोजन में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग CII और पुर्तगाल के समकक्ष विभागों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत और पुर्तगाल के बीच लंबा सहयोग रहा है और पिछले 4 वर्षों के दौरान समुद्री अनुसंधान, रोबोटिक्स, जलमार्ग प्रबंधन, क्लीन टेक एवं कई अन्य क्षेत्रों में 20 नए समझौते किए जा चुके हैं। इस बार संयुक्त रूप से 450 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दोनों देशों ने जल, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ICT, स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में अपने सहयोग का ढांचा तैयार करने की योजना बनाई है। ये शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय अनुसंधान नेटवर्क स्थापित करेगा, अनुसंधान में सहयोग बढ़ाएगा और भारतीय एवं पुर्तगाली वैज्ञानिकों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। कोरोना टेस्टिंग के लिए CSIR के सेल्युलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB द्वारा विकसित ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR विधि को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मंजूरी मिल गई है। CCMB की ये विधि मौजूदा RT-PCR विधि का एक सरल रूपांतरण है, जो बिना किसी संसाधनों के नए निवेश के साथ परीक्षण को आसानी से 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकती है। हैदराबाद स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ये प्रयोगशाला अप्रैल 2020 से कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को टेस्टिंग में आने वाली समस्याओं को समझकर यहाँ के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस के लिए ड्राई स्वाब RNA निष्कर्षण निशुल्क परीक्षण विधि विकसित की, जिसके द्वारा बीज के चरण छोड़कर सीधे RT-PCR प्रक्रिया द्वारा कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। ये RT-PCR परीक्षण के समय में 40 से 50% तक की कमी लाने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को अब तक दर्ज किए गए 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक बताया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1850 से आधुनिक रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद 2015 से 2020 तक पिछले 6 साल सबसे गर्म साल दर्ज किए गए हैं। इनमें भी 2020 अब तक का दूसरा सबसे गर्म साल रहा है। साल 2020 में औसत वैश्विक तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक साल 2024 तक ये बढ़ोतरी 1.5 डिग्री तक पहुंच सकती है, जो कि एक जलवायु त्रासदी ही कही जाएगी। इस बढ़ते तापमान ने बाढ़, चक्रवात और अग्निकांडों की घटनाओं को बढ़ा दिया है। इसके चलते खाद्यान्न से लेकर जीवाश्म ईंधन, कोयला उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।